एक बार एसएस निफ्टी को देखते हैं क्या कर रहा है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इस बीच आपकी स्क्रीन पे 3.5 अंकों पर 8526 के स्तर पे। लेकिन आईटीसी कल क्या हुआ, मार्जिन्स कैसे रहे और साथ ही साथ कश लगाने वाला जो कारोबार है वहाँ पे क्या हुआ उसको भी देख लेते हैं समझने के लिए बारीकी से। एग्जैक्टली देखिए थोड़ा सा मुश्किल होता है इसके नंबर्स को समझना। अंचल हमारे साथ हैं न्यूज़ रूम से। अंचल मॉर्निंग, बताइए आईटीसी कैसा लगा? आप अगर मैं कहूँ कि पोस्ट नंबर्स खरीदार होंगे या बिकवाल होंगे या नो ट्रेड व्हाटसएवर, क्या करेंगे आप? शुक्रिया वीरेंद्र। देखिए शुरुआत तो पहले आपके आखिरी सवाल से करता हूं। मैं आईटीसी में हमेशा ही बुलिश रहा हूं, लेकिन जहां तक नंबर्स की बात है डेफिनेटली काफी कंफ्यूजिंग नंबर रहता है आईटीसी के। और इस बारी के जो नंबर है आप दोनों ही पैरामीटर्स पे कंपेयर करिएगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी नंबर देखिए, वाई भी। पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करते हैं। देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का जो रेवेन्यू है करीब 6.5% गिरकर आया है और ये आंकड़ा 13,250 करोड़ रहा है। और सबसे बड़ा प्राइमरी कारण है जो तिमाही के दौरान इन्होंने दाम बढ़ाए थे सिगरेट के, उसका सीधा इंपैक्ट कहीं ना कहीं कंपनी की आय पे आता हुआ दिखा। और जब जब कंपनी ने अपने सिगरेट के दाम बढ़ाए उसने वॉल्यूम्स को हिट किया। तो अगर आप सीक्वेंशियल बेसिस पे देखें तो सिगरेट कारोबार भी डैम्प हुआ है और सिगरेट वॉल्यूम्स भी गिरे हैं। लेकिन हाँ, साथ ही साथ एबिट और एबिटा मार्जिन में थोड़ी सी विपरीत स्थिति है। देखिए एबिटा जो है कंपनी का महज 2.5% ही गिर रहा है और एबिटा मार्जिन आपको इंप्रूव होकर दिखेंगे। एबिटा मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 25.5% से बढ़ के 26.6% आए हैं। लेकिन वीरेंद्र एक बात ध्यान रखिएगा, एबिटा मार्जिन जो कैलकुलेट होते हैं वो रेवेन्यू के रेशियो से कैलकुलेट होते हैं और यहाँ पे क्योंकि रेवेन्यू गिरा है इस वजह से ही प्राइमरली कंपनी का एबिटा मार्जिन इंप्रूव हुआ है। अदरवाइज खर्च में कोई कमी नहीं है, राधा खर्च थोड़ा बड़ा ही है क्योंकि इनको जो नई पैकेजिंग लॉन्च करनी पड़ी थी उसकी वजह से इन्हें वन टाइम पैकेजिंग कॉस्ट भी लगा है। तो कहीं ना कहीं एबिटा मार्जिन में जो इंप्रूवमेंट है उसे ध्यान से पढ़िए, वो सिर्फ और सिर्फ एक कैलकुलेशन इंप्रूवमेंट है। और बॉटम लाइन की क्यू बेसिस में देखें बात करें तो महज 0.05% की बढ़त रही है, बिल्कुल फ्लैट रहे हैं मार्जिन बॉटम लाइन कंपनी की वाई बेसिस पे। लेकिन क्यू बेसिस पे, लेकिन वाई बेसिस पे अगर आप देखें तो स्थिति बहुत बेहतर लग रही है। वाई कंपेयर करें तो रेवेन्यू करीब 8.5% बढ़ा है, तो वहीं मुनाफा भी करीब 10% बढ़ा है। लेकिन क्रिटिकल एस्पेक्ट यही रहेगा क्योंकि आपको इस क्वार्टर के नंबर्स में फैक्टर इन करना पड़ेगा प्राइस हाइक जो सिगरेट का किया और साथ साथ जो नए टैक्सेस लगे कंपनी पे सिगरेट सेल्स पे, तो वो फैक्टर इन करने के लिए बेहतर यही रहेगा आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स को कंपेयर करें। ओवरऑल जो जी बिजनेस ने अनुमान रखा था बॉटम लाइन का उसके बिल्कुल आसपास कंपनी ने अपना मुनाफा पोस्ट किया है, तो कहीं ना कहीं हमारे अनुमान के अनुसार है बॉटम लाइन। सिगरेट वॉल्यूम्स वाई बेसिस 3.5% जरूर बढ़ी है, लेकिन हाँ तिमाही दर तिमाही थोड़ा प्रेशर जरूर देखने को मिला नतीजों में। तो मोटी मोटी बात यह है कि अनुमान के मुताबिक जो हमने प्रेडिक्ट किया था बिल्कुल वैसे ही आया। लेकिन वीरेंद्र जो प्रॉब्लम एरिया है वो एक हायर टैक्स आउटगो, जो हमेशा से आईटीसी पे हायर टैक्स आउटगो एक प्रॉब्लम रही है। पिक्टोरियल वार्निंग अब सरकार ने जारी कर दी है, बिगर पिक्टोरियल वार्निंग यहाँ पर अपने पैकेट्स पे देनी होगी, वो एक प्रॉब्लम एरिया। और जो अंचल बता रहे थे कि तिमाही दर तिमाही आधार पर अगर एबिटा मार्जिन बढ़े भी हैं तो दैट्स जस्ट अ कैलकुलेशन, रेवेन्यू ही ड्रॉप हो गया तो ऑब्वियसली यहाँ पर एबिटा मार्जिन कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो दिक्कत तो है, पर ये स्टॉक ह्यूजली अंडर परफॉर्मर रहा है पिछले कुछ दिन। बिल्कुल, अगर आप देखें आईटीसी को आप एचयूएल के आगे खड़ा कर दीजिए, टावर के आगे खड़ा कर दीजिए, आप मेरे को आगे खड़ा कर दीजिए, अंडर परफॉर्मेंस है ही। आई थिंक इन नंबर्स जैसे कि आपने कहा कि थोड़े से मुश्किल है समझना और आई थिंक ग्रोथ तो सही मायने में नहीं है। अब राजेश, इनफैक्ट आपने ट्रेडिंग करियर में अपने आईटीसी को पोस्ट नंबर्स और प्री नंबर्स देखा भी होगा, ट्रेड भी किया होगा, कभी अवॉइड भी किया होगा। इन नंबर्स के बाद आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? पैसा कमाना पॉसिबल है इसमें? देखिए मुझे लगता है नंबर्स के बाद इनफैक्ट थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है क्योंकि अगर आप इसका ऑप्शंस का डेटा देखो तो कल इसका जो 260 का कॉल है उसमें राइटिंग देखिए रफली 10.5 लाख शेयर्स की, वेराज एट द सेम टाइम 250 और 240 के पुट में भी राइटिंग देखिए तो रेंज थोड़ा सा इंटैक्ट दिखता है। 260 का बैरियर सामने है, वेराज जो जिसने कुशन देखा है वो कुशन रफली 240 के आसपास देखा है, 250 इमीडिएट है। टेक्निकली अगर यहाँ पे प्योरली टेक्निकली देखें तो रेंज भी वही है 260 ऑन हायर साइड और जो बेस फॉर्मेशन है वो रफली 235 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि अगर नंबर्स के बाद सी आई एम नॉट द फंडामेंटल एनालिस्ट टू इवेल्युएट द नंबर्स, लेकिन नंबर्स के बाद का जो रिएक्शन है वो रिएक्शन जनरली मुझे लगता है कि इन्वर्स हो सकता है और पॉसिबिलिटी है ये एक बार 235-240 का लेवल टेस्ट करे। वेराज अगर नंबर पॉजिटिव भी रहेंगे तो 260-265 के ऊपर का यहाँ पे वहाँ मुझे दिखता नहीं है। सो दिस इज व्हाट आई शेयर द व्यू एज फार एज द ऑप्शंस डेटा इज। पर मेरे को लगता है वीरेंद्र कि यहाँ पर जिस तरीके से एचयूएल में नतीजों के बाद बिकवाली हुई थी, आईटीसी हो सकता है कि उतना प्रेशर ना झेले, इंस्टीट्यूशंस नेगेटिव बेट ना करें इस पर्टिकुलर स्टॉक पे। लेकिन कुछ स्टॉक्स टू वॉच यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर आज खबरों का साफ तौर पर असर देखने को मिल सकता है। सबसे पहले तो बीएचईएल, ये स्टॉक
हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाने की योजना है BHEL की, और NHPC के साथ मिलकर प्रोजेक्ट लगाने की योजना है। तो कहीं ना कहीं ये खबर ड्राइव कर सकती है। और वैसे भी कल के सत्र में लगभग 2.8% टूट चुका है, पर अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाने की योजना है। पावर ग्रिड 2735 करोड़ के निवेश को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। कल ऊपरी स्तर पर बिकवाली थी पावर ग्रिड में भी, दिन के निचले स्तर के आसपास जाके क्लोज हुआ, लेकिन पिछले कुछ दिनों में काफी सॉलिड बाइंग इन दोनों इस स्टॉक में आ चुकी है। किरण, आपकी राय, पावर ग्रिड BHEL क्या किया जाए? टेक्निकल लेवल्स इंपॉर्टेंट क्या है सर? बेल में हमने जो कल बिकवाली रखी गई थी करीबन 144 से 139 140 तक, ये बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आई थी। ये कंटिन्यू होती नजर आ रही है और एक बहुत अच्छा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन है, सपोर्ट है करीबन 135, तो इधर तक आने की संभावना है। पावर ग्रिड की बात करें तो पावर ग्रिड में भी ऐसे ही कुछ रुझान है, जहां पे हमने कल बिकवाली देखी थी और इसको कंटिन्यू होते नजर आ रहे हैं, पर इसका भी बेस बहुत नजदीक है 160, तो 160 तक इधर नीचे आ सकता है, यानी 3-4 रुपए नीचे आ सकता है। इधर से बहुत ज्यादा गिरावट में देख नहीं रहा हूँ। जो पिछले 2 महीने से जो ट्रेंड चला है मई महीने से, वो क्लियरली एक बहुत अच्छा ट्रेंड है और उसका थोड़ा सा करेक्शन होता नजर आ रहा है। तो ये करेक्शन में खरीदी करने की सलाह होगी। वापस आपको 1-1.5 महीने में 170 175 के ऊपर ये स्टॉक जाते हुए देखेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि करीबन 160 से 155 तक ये लेवल्स है, इस पे स्टैगर्ड बाइंग करना चाहिए और आगे जाके आपको हायर टॉप बनता नजर आएगा। चलिए, इस बीच अगर आप देखें 2 पावर स्टॉक्स की बात करी रजत ने, उसके बाद एक और स्टॉक की बात कर लेते हैं, GNFC। यहाँ पे नतीजा है और Q1 में कंपनी घाटे से मुनाफे में लौटी है और 9.36 करोड़ रुपए के घाटे के मुकाबले इस बार अगर आप देखें तो कंपनी ने करीब 50 करोड़ रुपए का, अगर आप देखें, बॉटम लाइन पोस्ट किया है। यानी एक कंप्लीट टर्न अराउंड स्टोरी है Q4 से Q1 तक आते आते। और Q1 में आय करीब 1070 करोड़ से गिर कर लगभग 960 करोड़ रुपए रही है। दैट मीन्स टॉप लाइन श्रिंक हुआ है इनका, लेकिन आई थिंक सब कॉस्ट रिडक्शन जो हुई है या फिर इंटरेस्ट बर्डन माइट भी इनका कम हुआ होगा, मेरे को नहीं मालूम, उस पर बात न करूँगा कुछ देर में। लेकिन ऑन टेक्निकल ग्राउंड इसको देख लेते हैं एक बार। 171 पर GNFC। राजेश, आप कैसे अप्रोच करेंगे पोस्ट नंबर इस स्टॉक को? देखिए, मुझे लगता है कि GNFC में क्लियर कट एग्जिट कॉल यहाँ पे बनता है। और अगर आप टेक्निकली देखें तो रफली 10 से 12 ट्रेडिंग सेशन पहले एक इन्वर्टेड हैमर फॉर्मेशन हुआ है, विच इटसेल्फ इंडिकेट्स कि यहाँ पे जो अपर साइड है वो रिस्ट्रिक्टेड है। मुझे नहीं लगता ये 172-73 के ऊपर जाएगा। अगर आप इसका वीकली चार्ट देखो तो इसका जो रैली शुरू हुआ था वो 200 वीक्स मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके हुआ था, रफली 70-72 का लेवल था। अब ये 70-71 से 170 तक आने के बाद मुझे लगता है इतनी अच्छी रैली आने के बाद तो हम लोग यही कहेंगे कि यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट, एक करेक्शन ड्यू है। और वो करेक्शन एज फार एज द पोजिशनल कॉल इज कंसर्न मुझे लगता है 130 तक आना चाहिए। तो 170 to 130 तो एक बहुत बड़ा करेक्शन इसमें आ सकता है। तो फिलहाल के लिए मैं यही कहूँगा कि मे बी आई कुड बी रॉन्ग, 130 तक ना आए, लेकिन वन थिंग इज फॉर श्योर कि अपसाइड रिस्ट्रिक्टेड है, तो यहाँ पे लॉन्ग ना करें। अगर आपके पास पोजीशन है तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग प्रीफर करते हैं। यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट जो बनता है वो रफली है 142 का। क्योंकि नतीजों की बात करें, कल जो मार्केट आवर्स में नतीजा है वो थे अशोक लेलैंड के। इसको भी एक बार देख लेते हैं चार्ट ने कल क्या किया, क्योंकि कल निचले स्तर से काफी स्ट्रांगली एक्यूमुलेट हुआ और दिन के उच्चतम स्तर पर जाता हुआ नजर आया। इनफैक्ट कल ऐसा नहीं था कि सभी ऑटो स्टॉक्स में खरीदारी थी, ऊपरी स्तर पर बिकवाली झेल रहे थे ऑटो स्टॉक्स, लेकिन अशोक लेलैंड बिल्कुल कॉन्ट्रा ट्रेंड पे था, 10% बॉटम लाइन। इनफैक्ट जो बॉटम लाइन है वो 101% के आसपास ग्रोथ शो करके गई और जो टॉप लाइन है उसमें 10% के आसपास का इजाफा देखने को मिला। तो अशोक लेलैंड एक और स्ट्रक्चर जहां पर हो सकता है कि बेहतर लेवल्स देखने को मिले। अशोक लेलैंड अगर आप देखें पोस्ट नंबर्स स्ट्रांग मूव और इसने प्रूव कर दिया कि बॉस 90 का जो मैं लेवल है नहीं तोड़ूंगा। लेकिन आईटीसी को एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, कल 2 जो क्रिटिकल नंबर्स थे पोस्ट क्लोजिंग वो थे आपका, एक तो आईटीसी हो गया और बायोकॉन। अब दोनों ही स्टॉक्स अगर आप देखें, एक चल चुका है, बहुत चल चुका है। टेक्निकली अगर आप देखें थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स, यानी आपके जहन में जो आप क्वेश्चन मार्क लगे होगा कि बॉस रखूं कि नहीं रखूं। TS हरिहर हमारे साथ हैं बात करने के लिए। हरी, आपने आईटीसी के नंबर्स को बारीकी से देखा, बायोकॉन को बारीकी से देखा, अभी पोस्ट नंबर्स आप क्या कहेंगे इन दोनों स्टॉक्स के बारे में? देखिए, बायोकॉन का जहाँ तक सवाल है, आई थिंक लार्जली एक्सपेक्टेड लाइंस पे रहा है और हमारा एक ही कंसर्न है कि बायोकॉन एक्चुअली पिछले लगभग 7-8 मंथ्स में लगभग 60-70% चल चुका है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी थोड़ा लिमिटेड है, तो इट मे नॉट बी एन अंडर परफॉर्मर बट शायद एक मार्केट परफॉर्मर रहेगा। मेरे ख्याल से आईटीसी के रिजल्ट्स टू मी लुक्ड लॉट मोर इंटरेस्टिंग बिकॉज ये एक बहुत टफ क्वार्टर था। पिछले 2-3 क्वार्टर्स काफी टफ रहे हैं, टॉप लाइन और बॉटम लाइन काफी प्रेशर रहा है। इसके बावजूद इन्होंने देखा कि इनके मार्जिन्स पे एक इंप्रूवमेंट हुआ था। आई थिंक दैट इज अ गुड पार्ट ऑफ इट। इनका सिगरेट बिजनेस जहां पे खास करके प्रेशर था, आई थिंक सिगरेट बिजनेस हैज डन वेरी वेल।
और मैं मानता हूं कि आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में जो ऑरप है, जो 7 CPC है, जो रूरल स्पेंडिंग है, अच्छे मॉनसून है, इन सबका इंपैक्ट हमें स्टॉक पे देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि TCS एक और एक्साइटिंग बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रहा है एज कंपेयर टू बायोकॉन। मिस्टर हरियर, फिर से वही सवाल होगा, FMCG सेक्टर को कैसे प्ले किया जाए सर? जैसे आप बोल रहे हैं ITC इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स थे, ऐसा नहीं है कि डिसअपॉइंटमेंट हाथ में लगी है सिगरेट वॉल्यूम फ्रंट पे, लेकिन HUL जब नतीजे आए तो उसमें वॉल्यूम ग्रोथ बिल्कुल अपनी रेंज के लोअर एंड पे थी, पर फिर भी मैं कहूंगा कि एटलीस्ट रेंज में थी। ऐसे में आपने बोला मॉनसून का ट्रिगर है, पूरे FMCG पैक को इस समय कैसे खेलना चाहिए और यहाँ पर बेहतर वैल्यूएशंस किस कंपनी की है सर? नहीं, मुझे मेरे ख्याल से जो ओवरऑल FMCG का पैक है, ये मुझे लग रहा है कि काफी अच्छे से पॉइज्ड है। फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर आप देखोगे तो ये स्टॉक लगभग अपने पीक वैल्यूएशंस के पास है। ITC अपने पीक वैल्यूएशंस के काफी आसपास ही है। आई थिंक सिमिलरली जो बाकी स्टॉक्स है जैसे डाबर हो या मरिको हो, आई थिंक ये सारे स्टॉक्स अपने पीक वैल्यूएशंस के पास है। मैं मानता हूं कि ये जो अच्छे मॉनसून हुए हैं और इसके बावजूद जो रूरल डिमांड पे एक इम्पैक्ट पड़ेगा, रूरल स्पेंडिंग पे एक इम्पैक्ट पड़ेगा, आई थिंक दिस शुड पॉजिटिवली इम्पैक्ट ऑल द FMCG स्टॉक्स। जो FMCG स्टॉक्स मे बी आउट ऑफ रडार रहे हैं, I think they should probably come back into the radar with the overall markets at a fairly high valuation. मेरे ख्याल से FMCG as a defensive will come back into the radar. अरे मैं फ्रेंकली स्पीकिंग आपको बात बताऊं, मैं भी बड़ा उत्साहित था कि हम 8600 को पार करेंगे। आई मीन पुट राइटर्स के कॉन्फिडेंस को देखते हुए, और शायद ऑलमोस्ट एक बार हम 8600 कल टेस्ट करने जा रहे थे, लेकिन हर एक कल कॉन्फिडेंस मेरा भी जो खराब हुआ है ना, वो नंबर्स को देखने के बाद हुआ है बैंकिंग स्पेस के। आप कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर्स पे स्ट्रीट करेक्शन देखिए, आप HDFC बैंक के नंबर्स पे स्ट्रीट करेक्शन देखिए, आप इनकी एसेट्स क्वालिटी को देखिए, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एट 315 जब स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर के नतीजे आए, उस पर स्ट्रीट का जो रिएक्शन था ना हरी, उसने कहीं ना कहीं सेंटीमेंट को काफ़ी प्रभावित किया। 330 करोड़ की प्रोविजनिंग के अगेंस्ट लगभग 950 करोड़ की प्रोविजनिंग, आपके ग्रॉस NPAs और साथ ही साथ आपके NPAs में 140-120 पॉइंट के अगर आप देखें इजाफे। अब दिक्कत यह है कि इतना मुनाफा पड़ा हुआ है बीते 20-25 दिन का, 1 महीने का, 1.5 महीने का, अब ये रिस्की हो गए हैं। और क्या डाउन साइड ये खोल सकते हैं क्या? नहीं वीरेन, मैं आपके चैनल में पिछले 8-10 दिन से कह रहा हूं कि जो बैंक्स है, बैंकिंग स्टॉक्स में एक बबल सा बिल्ड हो गया, क्योंकि ये जहां तक PSU बैंक्स का सवाल है, मैं मानता हूं कि अब भी वो AQR का रिस्क है। और जो एस्टिमेट्स है, क्रिजल वगैरह का एस्टिमेट्स है, इससे साफ जाहिर है कि जो ग्रॉस NPAs है PSU बैंक के 7.5 से 9% तक जा सकते हैं बाई मार्च 2017। सो दैट्स अ बिग रिस्क। और मैं मानता हूं कि ये जो रैली हमने देखा, फिर वो SBI हो, PNB हो या BOB हो, मेरे ख्याल से इट वाज नॉट रियली वारंटेड। तो इधर करेक्शन मेरे ख्याल से मुनासिब है। जहां तक प्राइवेट बैंक्स का सवाल है, आई थिंक कल हमने 2 बहुत ही वेल मैनेज प्राइवेट बैंक्स के रिजल्ट्स देखे, HDFC और कोटक, और दोनों में आप एक बात देखोगे तो भले ग्रोथ अच्छा है, भले मार्जिन अच्छा है, इनके NPS पे एक इंक्रीज हुआ है। आई थिंक दैट इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट डेफिनेटली स्ट्रेस है जहां तक एसेट क्वालिटी का सवाल था। मैं मानता हूं कि वो प्राइवेट बैंक्स हो या पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो, डेफिनेटली आई थिंक प्राइस प्रेशर बना रहेगा बैंक्स पे। बैंक्स पे आप देखिए प्रेशर बना रहेगा। ये राजेश, मैं इनफैक्ट आपसे बात पूछूं, आपको मिड कैप बैंकिंग में या फिर लार्ज कैप बैंकिंग में सबसे रिस्की स्टॉक कौन सा लगता है? देखिए, 2 चीज़ होती है रिस्की स्टॉक को प्ले करने की, या तो बस बाहर निकल जाओ उससे और अपना जो कैश है ना, प्रॉफिट है ना, वो कैश में कन्वर्ट कर लो। और एक एग्रेसिव ट्रेडर कल के बाद तो डेफिनेटली, जिस प्रकार आप कह रहे थे कि 18,500 में, मैं भी कह रहा था इनफैक्ट, पुट्स में शॉर्ट कवरिंग 19,200 में, 19,000 में, 18,800 में कॉल राइटिंग, अगर वो डाउन साइड खोज रहा है, एक बेयर जिसको शॉर्ट कॉल लेनी है, वो किस स्टॉक को आइडेंटिफाई करे? देखिए, मुझे लगता है कि PSU सेक्टर तो डेफिनेटली, PSU बैंकिंग में मैं भी बहुत दिन से कह रहा था कि दिस इज टॉप आउट। यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली आएगा, एक्सपायरी के सामने आएगा तो वो थोड़ा पेन ज़्यादा देगा क्योंकि बहुत सारे लॉन्ग ट्रैप रहेंगे। प्राइवेट सेक्टर में मुझे जो सबसे ज़्यादा रिस्की लगता है वो है येस बैंक। देखिए, येस बैंक में हमने जो रैली देखी थी, रफली 650-700 रुपये से हम लोग देख रहे हैं कि येस बैंक वन वे 1150-1170 तक गया है। वो बात अलग है कि मोमेंटम होता है, मोमेंटम में हम लोग इंट्राडे कॉल देते हैं, 5-10 रुपये में पैसा निकल आता है, वो दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। लेकिन मुझे लगता है कि दिस इज टॉप आउट। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। रफली मुझे लगता है यहाँ से 8 to 10% का करेक्शन तो
क्लियर कट ड्यू है। वेराज अगर PSU में बात करें तो मुझे लगता है कि पंजाब नेशनल बैंक PNB मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हो चुका PNB में। आई स्टिल रिमेंबर PNB का जो बाय कॉल मैंने आपके चैनल पे शेयर किया था, दैट टाइम इट वाज एट 74 रुपीज़ और वहाँ से तो 135 तक की रैली, जो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने भी नहीं एक्सपेक्ट की थी, तो 135 कंटिन्यूस शॉर्ट कवरिंग रैली हमने देखी। तो मुझे लगता है PNB का भी बहुत हो चुका है, यहाँ पे भी करेक्शन डेफिनेटली ड्यू है। और PNB का टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू छोटा मोटा पुल बैक भी आता है तो दैट विल बी ए सेल ऑन राइज। और यहाँ से जो करेक्शन मैं देखता हूँ वो रफली मुझे लगता है 108 110 तक आएगा। अगर मुझे कॉन्ट्रा बाइंग करना है तो मुझे लगता है सिर्फ ICICI बैंक लुक्स गुड टू मी एज फार एज द टेक्निकल्स आर कंसर्न। मुझे लगता है ICICI का जो बेस फॉर्मेशन बन रहा है वो रफली 255 260 के आसपास बनता है। अगर ये लेवल मेंटेन करेगा तो डेफिनेटली कॉन्ट्रा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। आप इसका वीकली चार्ट देखिए, बहुत अच्छा चार्ट है। वीकली चार्ट पे इनवर्ट फॉर्मेशन है और जिसका टारगेट बनता है रफली 310 320 का। तो अगर मुझे कॉन्ट्रा बाइंग करना है तो मे बी आई विल प्रीफर ICICI बैंक।